जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चऊं था। मुल्क जा नामियारा माशी माहिर आहिनि ऐं डॉक्टर अयूब महर साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। बजट तो चलो पेश हो चुका, तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो रही। बांग्लादेश हो, दूसरे ममालिक, उनकी मिसालें भी दी जा रही कि वहाँ पर कैसे इनकलाब आया। तो आज हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आया इस बात का कितना इम्कान है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हम ये जो कर्जा जात पर इन्हिसार कर रहे हैं उनसे हमें निजात मिले। इज़ इट पॉसिबल या नहीं? क्योंकि लोग जो हैं अभी तक इस बात में फंसे हुए हैं कि क्या मईशत कभी बेहतर हो पाएगी, कर्जा जात से हमारी जान छूटेगी, IMF से जान छूटेगी या नहीं? तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मईशत के चांसेस हैं बेहतर होने का, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस है कि मईशत बेहतर हो सकती है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मईशत बेहतर हो सकती है। और लोग जो परेशान हैं, लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं इस वक्त। उसकी नाउम्मीदी की वजह यह है कि 30 साल से ये चल रहा है कि इकॉनमी मजीद ख़राब से ख़राब होती जा रही है। लोगों को कहा जाता है कि सही करेंगे, हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत की ये प्रैक्टिस है 1993 से कि वो आने के बाद ये कहती है कि मुझसे पहले जो लोग आए थे वो मुल्क को तबाह कर गए हैं। ये एक अल्फाज हर दफ़ा रिपीट होते हैं। लोगों को बताया जाता है अब हम आ गए, अब हम सही कर देंगे, और आवाम इसलिए मायूस हो गया कि अब सही हो ही नहीं सकती। शायद इकॉनमी सही हो सकती है, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बेहतरीन हैं। हम जिस जगह वाक़ हैं खित्ते में दुनिया के, जहाँ मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के नेक्सस पर हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यकीनी तौर पे दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से बहुत बेहतर हैं। मसला सिर्फ ये है, दो चीज़ों की कमी है। एक तो विल पावर की कमी है, जिसमें जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स का तो ये काम ही नहीं होता बिल्कुल कि वो आके आवाम को ये बताएं कि खराबी क्या है। खराबी क्या है बताना ये एकेडमिशियन का काम हो सकता है, पॉलिसी मेकर का काम होता है खराबी को सही करना। तो ये सही करने के लिए विल पावर चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। कर्जों से यकीनी तौर पे निजात हो सकती है, और कर्जों से निजात के लिए 2005 में लॉ लेजिस्लेट किया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। बिल्कुल, हर हुकूमत उसको वायोलेट करती रही, कर्जा बढ़ता गया। ये जब तक खुद वायोलेट करेंगे, विल पावर नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम रहेंगे। सही। एक तो आपने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, और कौन से सेक्टर हैं डॉक्टर साहब आपके ख्याल में कि अगर हम उन पर फोकस करें तो हमारी मईशत जो है अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है और हमारी मईशत बेहतर होगी और कर्जा जात से भी हमारे जो निजात मिल सकती है हमें? देखिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अगर उसको सही करने के लिए हमें बैकवर्ड अगर वर्किंग की जाए कि हमें IMF के पास जाना क्यों पड़ता है। सही। इसलिए पड़ता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस हद तक कम हो जाते हैं कि हमारी LC खुलने में प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमारी LC को इंपोर्ट्स के लिए दुनिया में ऑन नहीं किया जाएगा। जब ऑन ना किया जाए तो टेक्निकली उस मुल्क को कहा जाता है कि ये बैंकरप्ट हो गया है। उससे बचने के लिए हमें IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ता है, और जब हम IMF के पास जाते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उसकी हमें माननी पड़ती हैं। उससे हम अपनी कम्पिटिटिवनेस नहीं कर पाते, सब्सिडीज कम करते हैं, लोगों को बेरोजगार किया जाता है, टैक्सेस बढ़ा के इन्फ्लेशन होता है। तो इसका जो बुनियादी सबब है वो होता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम क्यों होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हम एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव नहीं कर रहे। हमारी FDI कम है, हम FDI को लाने के लिए जो काम होता है, जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का वर्क है कि पाकिस्तान का इमेज बाहर बेहतर बनाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव करे, वो FDI हम नहीं ला पा रहे हैं। जब FDI नहीं आएगी और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ ये दो सोर्स होते हैं जो सस्टेनेबल सोर्स कहलाते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया में बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे, रुपए की वैल्यू भी बढ़ती है, उसकी करेंसी मजबूत होती है, और आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। कि बांग्लादेश या इंडिया तो IMF के पास नहीं जाते ना, उन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए उनको कोई कंडीशन नहीं माननी पड़ती। बिल्कुल, उसी पर भी हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश का अगर देखते हैं तो टका 73 रुपये तक खड़ा है, डॉलर मतलब वहाँ पर 73 टका है। इसी तरह से इंडिया में 77 रुपये है और हमारे यहाँ 200 से ऊपर जा रही है ये सूरत हाल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी और नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि अगर हम मईशत पे भी फोकस करें तो मईशत एक अपनी ज़राअत पर फोकस करें तो ज़राअत भी इस माशी बहरान से पाकिस्तान को निकालने में बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। आप इस पर इत्तफाक करते हैं? जी, इससे 100% इत्तेफाक करना पड़ेगा हर एक को, लेकिन इसकी मैं रीज़न बता दूं। इसमें फिर अगेन हमें वही IMF की कंडीशन बतानी पड़ती है। देखिए, नेबर कंट्री में सब्सिडीज दी जाती हैं टोटल बजट का 25% इंडिया में,
صحیح. बांग्लादेश में 35% सब्सिडीज दी जाती हैं, हमारे यहाँ सब्सिडीज दी जाती हैं जो वो टोटल बजट का 8% से भी कम है, और IMF कह रहा है वो भी खत्म करें. सही. जब सब्सिडीज आप कम करते हैं तो ग्रोवर जो होता है वो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता, और हमारे यहाँ लॉ और कुछ मैकेनिज्म इकोनॉमी का ऐसा है, हम कहते हैं प्राइस नहीं बढ़ाओ. जब ग्रोवर प्राइस नहीं बढ़ा सकता और कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकता, तो यकीनी तौर पे फिर ये होगा कि वो कॉस्ट कारी छोड़ देगा, फिर वो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. जब कॉटन की प्रोडक्शन कम होगी, वीट की कम होगी, शुगर केन की कम होगी, तो आपके यहाँ शुगर की भी शॉर्टेज होगी, क्लॉथ पे टेक्सटाइल को भी प्रॉब्लम होगी, एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगी. तो मसला तो यहाँ से शुरू होता है ना. आप अपनी एग्रीकल्चर को कम्पिटेटिव बनाने के लिए आपको सब्सिडीज उनको देनी होंगी, जरूर देनी होंगी. वहाँ पे आपको काम करना होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना होगा कि वो जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वही पाकिस्तान में हो जाएं, तो हम यकीनी तौर पे फिर इम्प्रूव कर जाएंगे. उसको इम्प्रूव किए बगैर हम एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा सकते. और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सारी जो सूरत हाल है वो सब्सिडीज की वजह से ही हो रही है, हमारी मैशत डाउन हो रही है. मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिए, इंडिया में टोटल 25, बांग्लादेश में 35, और वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में मोर देन 50%. सही. हमारे यहाँ तो 8% से भी कम है. अच्छा, तो एहसन इकबाल साहब को भी मैं सुन रहा था, तो उनका कहना ये मनसूबाबंदी के मिनिस्टर हैं हमारे, वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत अगर डूबी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF से जो हमारे मुआहदे हुए हैं वो मान रहे हैं कि माजी के हुक्म तो हमने भी किए और PTI की गवर्नमेंट ने भी किए हैं. तो आप क्या समझते हैं कि ये भी बड़ा सबब है कि फिर उनके शराइत हमें मानने पड़ते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं? मसला ये है कि IMF में हम गए हैं, मेंबर तो हम पहले से थे, शुरू से थे, जब से IMF बनाया, पाकिस्तान बनाया, हम मेंबर उसके जरूर थे, मेंबर कंट्री हैं हम इसके, तो इसीलिए वो हमें डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए आता है, लोन देता है. लेकिन पहली दफ़ा जो हमने उससे मुआहदा किया जब हम लोन में गए वो 1993 में, जब एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोइन कुरैशी साहब आए थे, तो हम IMF के प्रोग्राम में गए थे डिफॉल्ट से बचने के लिए. उसके बाद से हम IMF से नहीं निकल सके. मसला ये होता है जब किसी से लोन लिया जाता है तो वो पूछता है आप लोन वापस कैसे करेंगे, और फिर वो अपनी शराइत बताए कि यहाँ से वापस कर देना. अब हम उनकी जो शराइत बांधते हैं उससे हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों तबाह होती रही हैं, क्योंकि हम कर्जा ले रहे हैं, उसकी शराइत मान रहे हैं. लेकिन जब मसला ये है कि जब आप उनकी शराइत मान रहे हैं तो IMF तो बेसिकली इंटरेस्टेड इस चीज़ में होता है ना कि हमारे पैसे कैसे वापस करेंगे. बिल्कुल. तो कैसे वापस करने का मैकेनिज्म जो हमारी टीम जाती है उसका फर्ज बनता है वो कोई ऐसा मैकेनिज्म उनको बताए जो एक्सेप्टेबल भी हो और जिससे हमारी लोकल इकोनॉमी सफर भी ना करे. लोकल इकोनॉमी को तबाह करके उसकी कॉस्ट पर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कोई भी करे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस तरह के एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिससे लोकल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर तबाह हो. सही. तो आप तो ये बातें करें, लेकिन हमने तो ये भी सुना था कि तनख्वाहें बढ़ानी है या नहीं, इस पर भी IMF को राज़ी करने की कोशिश की जा रही थी. सब्सिडी तो अलग बात है, तनख्वाहें बढ़ाने पर भी हुकूमत को IMF से मंजूरी लेना पड़ती है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो असल में IMF से मंजूरी का मसला ये होता है कि IMF कहता है अपना खर्च कम करें और रेवेन्यू बढ़ाएं. अगर रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे और खर्च कहाँ से कम करेंगे अगर हम खुद बता दें तब कोई मसला नहीं होता. लेकिन जब हम खुद प्रॉपरली उसको कायल नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि कहाँ से खर्चा कम करेंगे, फिर वो बताता है आप तनख्वाह. अच्छा, तनख्वाहों के बजट का हम देखें, पाकिस्तान जो तनख्वाहों पे खर्च करता है ना, पेंशन और तनख्वाहों पे, वो टोटल बजट का 6% के करीब है, 6% के करीब, जबकि दूसरी कंट्री इंडिया में 20% है, बांग्लादेश में भी 20% है. तो मतलब ये है कि हम तो 6% के करीब खर्च कर रहे हैं, IMF कह रहा है वो भी कम करें. तो हमें चाहिए कि हम बताएं कि हम कहाँ से खर्चा किस चीज़ का कम करेंगे. हमारा चॉइस होना चाहिए, IMF का चॉइस नहीं होना चाहिए. तो आप ये बड़े पुरुमीद हैं डॉक्टर साहब के कह रहे हैं आप कि हम IMF से भी निजात हासिल कर सकते हैं, और हमारे जो लोग हैं उनमें एक बड़ी मायूसी है कि शायद कभी ना हो पाए, ये कर्जा जाल इतने बढ़ते जाएंगे कि खुदा न खास्ता हम दिवालिया भी हो जाएंगे और सारा मुल्क हमें देना पड़े, जैसे अब मोटरवे भी दे रहे हैं, एयरपोर्ट भी दे रहे हैं. नहीं, इंशाल्लाह इसका हल मौजूद है. और दूसरी बात यह कि बस जो भी पॉलिटिकल निज़ाम हो, जो भी गवर्नमेंट हो, उसको विल पावर चाहिए और उस पर मुल्क के साथ सिंसेरिटी ज़रूरी है. वो अपने मफाद या इवन वोट बैंक बढ़ाने के लिए भी ना करें. वोट से ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान ज़्यादा अहम है. इसके लिए जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन मुल्क के मफाद में होने चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे समझना चाहें, बड़े बड़े मंसूबे भी यहाँ पर हुए, ख़ासतौर पर हम जिक्र करें CPEC का. कहा जा रहा था कि गेम चेंजर है, CPEC शुरू होगा तो कहाँ जाएगी गुर्बत, इतनी नौकरियाँ आ जाएंगी. उस मंसूबे का भी क्या हाल हुआ वो भी आपके सामने. तो ये जो इतने बड़े मंसूबे भी आते हैं हमारे पास वो भी नहीं चल पाते, तो उसको आप किस तरह देखते हैं?
जी, उसमें यही पॉलिटिकल सिस्टम हमारा होता है। एक पार्टी कह रही होती है कि इस पे डिपेंड करना चाहिए, मुआहदे कर रहे होते हैं, दूसरी पार्टी उससे डिसएग्री कर रही होती है, काम रुकवा देते हैं। पब्लिक बेचारी को तो पता ही नहीं लिख पाता, पब्लिक तो बहुत दूर की बात है। मैं रहा हूँ FPCCI में डायरेक्टर जनरल, मैंने बहुत सारे जो एग्रीमेंट हो रहे थे उनमें पार्टिसिपेशन की है, उन पे टॉक भी हुई है, उन पे मुआहदों में भी मैं शामिल रहा। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, उनको भी नहीं पता, हालांकि जो सीपैक बन रहा है, इसके सीपैक के रूट के अराउंड 9 इकोनॉमिक जोन भी बन रहे हैं, 9 इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जहाँ पे। लेकिन बहुत सारे अवाम तो बहुत दूर की बात है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी पूरी तरह मालूमात नहीं है कि ये जोन कहाँ कहाँ बन रहे हैं, इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, क्या फैसिलिटीज मिलेगी और उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी। तो ताज हैदर साहब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने मीडिया पे आकर कहा था कि ये जो मुआहदे क्या हुए हैं सीपैक के हवाले से, वो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको तक नहीं बताया जाता, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं मुआहदे उनसे भी खुफिया रखे जाते हैं, सूरत हाल तो यहाँ तक है। जी, मैं तो बल्कि आपके मीडिया की वसादत से ये कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें, ये इकोनॉमिक मुआहदे जो हैं इनको ज़रूर पब्लिक करना चाहिए, न सिर्फ सीपैक बल्कि IMF से जो भी पार्टी मुआहदा करती है, जो हमारा एग्रीमेंट होता है, एक ज़माने में वो पब्लिक होता था, अखबारों में आता था, पूरा मुआहदा, बाज़ अखबार पूरा मुआहदा छाप देते थे। तो अब गुज़िश्ता 2-3 मुआहदे ऐसे हुए हैं कि आवाम को नहीं बताया जा रहा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये तो चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए, ये मुआहदे अपनी वेबसाइट पे डाले। क्यों नहीं, मतलब क्यों इसको छुपाया जाता है? छुपाने का मतलब है कोई चीज़ नेगेटिव है क्या जो छुपाया जा रहा है? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे समझेंगे इस बजट के हवाले से जो कल पेश की गई, तो आप किस तरह देखते हैं? दावा तो हर हुकूमत करती है जो पेश करती है कि हमने बड़ी से बड़ी कोशिश की है कि निचले तबके को रिलीफ दें और जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करें, लोगों को रिलीफ दें, नॉन फाइलर से ज़्यादा जो हैं टैक्स लें। तो आपने इस बजट को कैसा पाया? देखिए, इसमें कम से कम ज़ाहिर है प्रॉब्लम है, इसमें हमें इसलिए इसको मार्जिन दे सकते हैं आप कि ये बजट जिस वक्त आया उस वक्त 2 इशूज़ थे, 2 मेन इशूज़ थे। एक तो ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेट लेवल से नीचे आ चुके थे और आपकी IMF से शराइत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी, तो उसी वक्त बजट देना ज़रूरी था। IMF जो था वो कह रहा था पहले हमारी शराइत मानो बजट में। ये बजट उस वक्त उस नाजुक सूरत हाल में आया जब IMF से नेगोशिएशन चल रही थी। दूसरी बात यह कि स्टेट बैंक को लास्ट ईयर ऑटोनॉमी दे दी गई थी। स्टेट बैंक के ऑटोनोमस होने के बाद ये पहला बजट था। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बाद यह है कि आप स्टेट बैंक से कोई उम्मीद ना रखें कि डेफिसिट कोई फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक से रजू किया जाएगा, तो हुकूमत खुद ही उसको मैनेज करेगी। तो उसके बाद ये पहला बजट था। उस बजट में जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि जो स्पीच की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उस स्पीच में जो पॉइंट उन्होंने स्ट्रैटेजिक पॉइंट बताए थे कि वो किस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारा मुतालबा भी था। मैं खुद बहुत प्लेटफॉर्म पे कहता रहा। उन्होंने स्पीच में उसका जिक्र किया और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा था कि वो किस तरह से रियल एस्टेट और नॉन प्रोडक्टिव एसेट से निकाल के कौम का पैसा इंडस्ट्री में और छोटे बिजनेस में लाना चाह रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर अयूब महर साहब सीनियर माशी तंज़निगार आहिनि ऐं काफ़ी पुरुमीद आहिनि। ॻाल्हि इहा ई आहे त आख़िर ताईं चवंदा आहिनि त उमीद जो दामन न छॾणु खपे। पाकिस्तान में नो डाउट एतिरा त वसीला मौजूदु आहिनि, जेकॾहिं असांजा हुकुमरान जेके आहिनि उहे सचा थियनि, उन्हनि में विल पावर हुजे त ही बहरान जेको आहे माशी को एॾो वॾो बहरान न आहे जंहिंमां असांजो मुल्क जेको आहे ॿाहिरि न निकिरी अचे। नेचुरल रिसोर्सिस खां वठी ज़रात ताईं, ज़रात खां वठी इंडस्ट्री ताईं, इंडस्ट्री खां वठी वॾा जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि ते खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते जेकॾहिं असीं उन विल पावर सां कमु कयूं त पाकिस्तान में घणो कुझु चेंज थी सघे थो। ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त कंटिन्यूटी जेका आहे मुआहदनि जी, पॉलिसीज़ जी, हिकिड़ी गवर्नमेंट अचे थी उन जूं पंहिंजूं पॉलिसियूं आहिनि, ॿी गवर्नमेंट अचे थी उहा पोइ हुकूमत जी पॉलिसियुनि खे कंटिन्यू नथी करे, उनजे करे बि तमामु घणो जेको लॉसिस थियनि पिया, नुक़सान थियनि पिया। जेकॾहिं उन ते कंट्रोल कयूं त पाकिस्तान नो डाउट माशी तौर ते पाण भरो थी सघे थो ऐं असांखे IMF खां वेंदे जेके बि असांखे कर्ज़ ॾींदड़ इदारा आहिनि उन्हनि खां असां छुटकारो हासिलु करे सघूं था। अॼु प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई, असां ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।